नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। और हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को पता होगा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं और हमारे लेक्चर भी इस पे उपलब्ध हैं। और हम चाहते हैं कि आप इससे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा बन सके आप शेयर कीजिए, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से हम एसएससी, पीएससी, टेट, सेंट्रल टेट, रेलवे, पटवारी, आर्मी, एनटीएससी इत्यादि भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनका हम तैयारी कराएंगे। इसमें देखिए आज हम जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है ना, वो क्या है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अप्रदन, लवण भवन, कैल्सी भवन, जीवाश्म भवन, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अप्रदन, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है वो क्या है? विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? फोलिक अम्ल, कैल्सीफेरार, रेटिनॉल, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी के सर्जन में कैल्सीफेरार पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, ठीक है। तो शरीर का तापक्रम जो है वो नियंत्रित कैसे होता है, ठीक है। तो इसका कौन कारक है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो है शीत रक्त वाला प्राणी है। तो शीत रक्त वाला प्राणी कौन सा है बताइए? तो शीत रक्त वाला प्राणी मछली, छिपकली, मेढक और ये सभी हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर सही होगा द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया, ठीक है। ये बहुत बदबूदार होता है ना। इसके बाद देखिए आपका 6वां नंबर पे क्वेश्चन जो है वो कौन सा है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है ना। तो स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? वन, घास का मैदान, रेगिस्तान, समुद्र। इसका जो सही उत्तर होगा वो है समुद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछता है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है ना। जो सी वीड्स होते हैं, है ना, तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो जानते हैं कि जो सागर यानी कि समुद्र में जो चीज़ें पाई जाती हैं तो वो लवणीय होता है और उसमें आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। इसीलिए जो समुद्र किनारे लोग निवास करते हैं उनमें घेंघा नामक रोग जो होता है, गोइटर डिजीज, नहीं पाया जाता है क्योंकि उनमें आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आयोडीन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछता है कि सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव मिलते हैं, ऑप्शन देखिए, रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, इन सभी में, ठीक है। तो जो सूक्ष्म जीव मिलेंगे इन सभी में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्म मतलब देखिए होता है बीज, है ना। इसी से आपका बना है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। तो स्पर्मोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? बीज के बारे में, सीड के बारे में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है आपका हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है ना। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? रक्ताल्पता का निवारण, दवा का उपयोजन, ऑक्सीजन ले जाना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना, ठीक है। तो इसका परिवहन करता है, ठीक है। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 11 आपका कि वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या है। तो वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है तो आपको पता होगा डेंटल फार्मूला, है ना। ये देखिए इसमें और नंबर पे जो दिखाई दे रहा है 2123/2123, है ना। यानी कि ऊपर के जबड़े में भी होंगे इतने कितने, पूरे 2123, ठीक है, और 2123 के फॉर्म में, ठीक है। ऊपर के जबड़े में 8 दूनी 16 दांत और नीचे के जबड़े में भी 16 दांत, यानी कि टोटल जो होगा 32 दांत होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है आपका कि कॉलन में इसकी भित्ति में स्थित संकुचन छोटी थैली नुमा संरचना बनाते हैं जिन्हें कहते हैं, है ना। जो कॉलन होता है ना, तो इसको जो कहते हैं हॉस्ट्रा कहते हैं, है ना। अब इसके बाद देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका है 13 नंबर पे, मानव के आमाशय में कितना पीएच होता है?
तो जो मानव का आमाशय होता है, स्टमक होता है, उसमें पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान जो है कितना होता है, आप लोग को पता है कि पीएच मान जो है वो 7 से अगर कम होता है तो एसिटिक होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो वो कैसा होता है, एल्केलाइन या बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो जो उसका आमाशय का वैल्यू होता है पीएच का, वो 3 होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए 14 नंबर पे, मनुष्य में एक बार दंती दांतों की संख्या है। आप लोग पढ़े होंगे है ना पिछली कक्षाओं में कि एक बार दंती और द्विबार दंती क्या होते हैं। जो मनुष्य के जीवन में एक बार जो दांत आते हैं हम एक बार दंती कहते हैं, है ना, और जो जीवन में 2 बार आते हैं उन दांतों को हम द्विबार दंती कहते हैं। तो मनुष्य में 2 प्रकार के दांत होते हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत, मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। ठीक है, तो जो मिल्क टीथ होते हैं अस्थायी दांत तो 2 बार आते हैं दूध के दांत, है ना, जो कि 10 से 12 वर्ष में झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, जो स्टार्ट में आते हैं, और जब जम जाते हैं, है ना, तो फिर इसके बाद वो टूटता है तो फिर से नहीं जमता है। ठीक है, तो इस प्रकार अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, और जिसको द्विबार दंती बोलते हैं, और जो एक बार दंती है उन दांतों की संख्या 12 होती है। इस प्रकार टोटल मिला करके 32 होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 12। ठीक है, इसके बाद देखिए 15 नंबर पे आपका क्वेश्चन क्या है कि कशेरुकियों की आमाशय की उपकला की कोशिकाएं HCl अम्ल से नष्ट नहीं होती हैं, क्यों? ठीक है, तो कशेरुकी मतलब आप समझ रहे हैं वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट, है ना, जिनमें रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको कशेरुकी बोलते हैं हम। तो इसका जो सही उत्तर है देखिए उपकला को ढके हुए सलेस्मिक स्तर, है ना। ठीक है, यानी कि जो आमाशय की उपकलाएँ कोशिकाएँ हैं तो HCl अम्ल है, जबकि उससे नष्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि उसको सलेस्मिक स्तर जो रहता है, चिकना पदार्थ जो रहता है, वो उसको क्या रहता है, ढका हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 16 नंबर पे आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्तनधारियों में भोजन निगलते समय कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? स्तनधारी यानी कि जो मैमल्स आते हैं, है ना, यानी कि जो अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, मैमल्स के अंतर्गत। ठीक है, तो जो मनुष्य हैं या फिर जो स्तनधारी हैं, तो भोजन को निगलते समय, है ना, कौन सी ऐसी संरचना है जो श्वास नली में जाने से रोकती है? ठीक है, आप लोग को पता है कि ग्रसनी के बाद हमारा जो नली है ग्रसनी, वो 2 भाग में बढ़ जाती है, एक श्वास नली में, एक आहार नली में। ठीक है, तो जो श्वास नली है, तो श्वास नली में केवल हम सांस लेने का काम करते हैं, गैस का उसमें आयोडीन होता है, और सेकेंड जो है आहार नली, उसमें हम जो भोजन खाते हैं वो हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये होता है एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस जिसको बोलते हैं घाटी ढापन। ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ पे भोजन नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा पथ निगलने और श्वसन दोनों में उपयोग होता है ना। तो ऐसा कौन सा पथ है जो निगलने में और श्वसन में दोनों में उपयोग होता है? ग्रसनी, लैरिंग्स, गांठ, निगल द्वार। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। ये सब के बारे में आप लोग को जानकारी चाहिए तो हम एक वीडियो बनाए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 और डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2, यूट्यूब पे ये हमारा अपलोड है। इसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप समझ जाएंगे। उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें दे रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए है दांत का सबसे कठोर भाग है। तो दांत का सबसे कठोर भाग क्या होता है? आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है वो होता है इनेमेल, यानी कि इसमें जो पानी की मात्रा है वो नहीं के बराबर पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये इनेमेल दांत का सबसे कठोर भाग होता है, या हम अपने शरीर का सबसे कठोर भाग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग भी इनेमेल को ही मानते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 19 नंबर पे है कि मानव में दांतों का प्रकार होता है। ठीक है, तो मानव में जो दांतों का प्रकार होता है वो कैसा होता है? गर्त दंती होता है। ठीक है, यानी कि गर्त में धंसा हुआ होता है, इसीलिए इसे हम गर्त दंती बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 20 नंबर पे कि कोमल तालु का पश्च भाग ग्रसनी में लटका रहता है, उसे क्या कहते हैं? आप देखेंगे जब कभी मुंह अपना खोलते होंगे तो शीशे में दिखाई देता होगा कि मुंह से जस्ट पीछे, जीभ से जस्ट पीछे एक ग्रसनी में लटकता हुआ भाग दिखाई देता है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं विलम पेलेटाई। इसका उत्तर जो सही होगा वो है स। ठीक है, अब इसके बाद है 21 नंबर पे क्वेश्चन आपका देखिए, नासापथ एवं मुख गुहा अलग अलग रहते हैं किसके द्वारा?
ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब, तालु द्वारा। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा पूछता है कि एक बार दंती होती है, तो एक बार दंती मनुष्य में कौन कौन सा होता है? तो इसका उत्तर जो होगा वो सन नंबर होगा अग्र चवर्णक व चवर्णक, यानी कि प्री मोलर और मोलर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि इनेमेल कोशिकाओं में पानी कितनी प्रतिशत होती है? यानी कि इनेमेल जो अभी दांत का आप पढ़े कि जो सबसे कठोर भाग होता है या मनुष्य शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें पानी की मात्रा जो होती है यहाँ पे देखिए ये 3% होती है ना, 3% होती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो आप लोग पढ़े होंगे डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, है ना, तो इसको किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है वो श्वसन कैसे करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वातक तंत्र से। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे हम चलते हैं कि आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? ठीक है। एक आप पढ़े होंगे निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तो जो दूरदृष्टि होता है वो किसके कारण होता है? ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर जो है ये सही होगा ब नंबर, नेत्र गोलक के छोटा होने से। ठीक है। इसके बाद नीचे हम चलते हैं 27 नंबर पे कि आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व है। आलू में जो मोजाइक रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है देखिए आपका द नंबर, जिसको हम बोलते हैं विषाणु। ठीक है। अब इसके बाद है 28 नंबर पे ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ठीक है। तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला में, पेट्रोल में, परमाणु में और सौर ऊर्जा में। तो ये देखिए तीनों जो है कोयला, पेट्रोल, परमाणु, इनसे क्या होता है? प्रदूषण होता है किसी न किसी रूप में। और जो सौर ऊर्जा है ये इससे प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए सौर ऊर्जा को ज़्यादा उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है। ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 आपका कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे अपनी कक्षाओं में कि एंजाइम जो है मुख्य रूप से क्या होता है? वो प्रोटीन का ही एक रूप होता है। ठीक है। अब इसके बाद है 30 नंबर पे किस कारण एक माता पिता के संतान एक समान नहीं होते हैं? ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी माता पिता के जो संतान होते हैं अपने भाई बहन क्यों ना हो, लेकिन चाहे वो जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, लेकिन उनमें समानता रहती है काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बातें होती है, ऐसे गुण होते हैं जो कि उसको भिन्न करता है, अलग करता है। ठीक है। तो इसका कारण जो है ये देखिए आनुवंशिक विभिन्नता और सेकंड है वातावरण की विभिन्नता। और इसका जो सही उत्तर होगा ये स नंबर उपयुक्त दोनों। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आपका देखिए पूछ रहा है क्या कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ठीक है। उन पौधों में क्या होते हैं कि बीज बनते हैं परंतु बीज जो है नग्न रूप में नैक रहते हैं। ठीक है। और लगे रहते हैं। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में, है ना, कि जिम्नोस्पर्म आवृत बीजी और अनावृत बीजी क्या होते हैं। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 32 नंबर पे क्वेश्चन आपका है कि किसी सब्जी से प्राप्त होने वाला कौन सा विटामिन है? यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हम कोई भी सब्जी खा लें वो विटामिन हमें प्राप्त नहीं होगी, है ना। तो इसका सही आंसर देखिए जो है वो है विटामिन डी, है ना। विटामिन डी को हम सब्जी खा करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, है ना, और या नहीं तो फिर मछली का लिवर आयल। ठीक है। इसके बाद देखिए 33 नंबर पे जो क्वेश्चन है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। जो कैंसर नामक बीमारी होती है उन रोगों का अध्ययन किया जाता है किसके तहत, है ना। तो कैंसर संबंधी जो बीमारी का अध्ययन किया जाता है वो होता है ओंकोलॉजी, है ना, उसको हम बोलते हैं ओंकोलॉजी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आपका क्या पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के लिए उत्तरदायी है ना, कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन का सेक्रेशन करती है। आप लोग को पता होगा कि इंसुलिन जो हार्मोन है उसके चलते क्या होता है डायबिटीज़ जैसे रोग हो जाता है ना, इसका जब बैलेंस अगर नहीं नियमित रहता है तो। ठीक है। तो ये जो
इंसुलिन है वो कहाँ से स्रावित होती है? अग्न्याशय पेनक्रियाज, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर पे देखिए आप, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो जो गति प्रेरक है वो किससे संबंधित है? तो इसका देखिए ऑप्शन दे रखा है 10 नंबर पे, हृदय है, ठीक है, हार्ट है, ठीक है। इसके बाद 36 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? ठीक है, आपने चिड़िया को घोंसला बनाते सुना होगा, लेकिन ऐसा सांप भी है जो कि क्या करता है? घोंसला बनाता है, ठीक है। तो ये सांप है, देखिए किंग कोबरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 37 नंबर पे है कि छुई मुई की पत्ती में गति होती है। देखिए आप छुई मुई की पत्ती देखे होंगे कि उसको आप जैसे ही छूते हैं तो क्या होता है? सिकुड़ जाती है, तो उसको आप बोलते हैं कि ये शर्मा रही है ना, उसको लजवंती भी बोलते हैं, है ना। तो उसमें इसका रीजन जो है, साइंटिफिक रीजन है ना, ये है कंपानुकुचन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 38 नंबर पे है जीन अवस्थित होते हैं, कि जीन कहाँ पे स्थित होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरितलवक, गुणसूत्र, तो इसका आप लोग ऑप्शन जानते हैं, है ना, गुणसूत्रों में, ठीक है। इसके बाद 39 पे है क्वेश्चन आपका कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है ना। तो जीवन चक्र की दृष्टि से अगर लाइफ साइकिल को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है पौधा का, वो होता है आपका पुष्प, फ्लावर, ठीक है। इसके बाद 40 नंबर पे जो क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो समझाया था, लैमार्क, और इसी से आपने लैमार्कवाद पढ़ा होगा 11th क्लास पे, ठीक है। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ये सब पढ़े होंगे, है ना। तो जैव विकास को सर्वप्रथम उन्होंने ही समझाया था, ठीक है। इसके बाद 41 पे जो आपका क्वेश्चन है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि तना को काट करके हम लगाते हैं, है ना, और उससे नया पौधा उग जाता है, तो वो किस में करते हैं? केला, कपास, लीची, गन्ना, है ना। तो यहाँ पे देखिए गन्ना है ना। इसके बाद 42 पे क्वेश्चन है आपका कि दलहन पौधे संबंधित हैं। तो जो दलहन पौधे यानी कि दलहन पौधे यानी कि ऐसे पौधे जो कि दाल हमें देते हैं और जिसका हम दाल बनाते हैं, ठीक है, जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, है ना। तो ये जो पौधे आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है लेग्यूमिनेसी, है ना, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के तहत आते हैं, ठीक है। इसके बाद है 43 नंबर पे, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो नवजात शिशु जो होते हैं, है ना, इन्फेंसी स्टेज के बच्चे, उनमें हड्डियों की संख्या जो होती है 305 होती है, जबकि एक वयस्क मनुष्य जो होता है, अडल्ट ह्यूमन, है ना, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। तो ये जो बाकी हड्डियां हैं 305 ज़्यादा, वो हड्डियां क्या होती हैं कि बाद में ज्वाइंट हो जाती हैं एक में, इसीलिए इसकी संख्या घट जाती है और 206 हो जाती है, ठीक है। इसके बाद 44 नंबर पे क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है ना। ऐसी कौन सी बीमारी जो श्वसन तंत्र से है? तो डायरिया, टीबी, निमोनिया, ब और स दोनों, ठीक है। तो डायरिया जो है वो श्वसन तंत्र से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ब और स जो है टीबी और निमोनिया दे रखा है, तो इसका आंसर जो होगा द होगा, प और स दोनों, टीबी और निमोनिया, ठीक है। इसके बाद देखिए 45 पे आपका क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है, ठीक है। तो अजीवीय घटक कौन है? अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है इकोसिस्टम का? जीवाणु, मानव, जल, क्लोरेला, ठीक है। तो इसका जो अजीवीय घटक है वो क्या है? जल है, उत्तर नंबर स, ठीक है। 46 नंबर पे क्वेश्चन आपका पूछता है कि निम्न में से कौन एक लिंग संलग्न रोग होता है? तो लिंग संलग्न कौन सा होता है? सेक्स लिंकेज रोग। तो इसका जो उत्तर होगा स नंबर होगा, वर्णांतता, ठीक है। हीमोफीलिया आप लोग पढ़े होंगे, है ना। इसके बाद 47 नंबर पे क्वेश्चन है, 47 नंबर पे है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावण होता है? निम्न में से किस कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावण होता है? अल्फा से, बीटा से, तांत्रिक से, डेल्टा से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बीटा होगा, ठीक है। इसके बाद है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ठीक है। तो आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है? आप लोग देखिए, है ना, तो मेंडल को, ग्रेगर जार मेंडल, यानी कि आनुवंशिकी संबंधी सबसे प्रयोग इन्होंने ही किया था, इसीलिए इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है 49 पे क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्न्याशय, यकृत, जठर, है ना। तो ये देखिए थायराइड, अग्न्याशय, यकृत, ये तीनों ग्रंथि हैं, लेकिन जो द नंबर है आपका जठर, तो जठर एक रस है, उससे स्त्रावित होने वाला एंजाइम है ग्रंथि से,
ये ग्रंथि नहीं है। ठीक है। और 50 नंबर पे आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है ना। तो कौन एक हार्मोन है, देखिए इन्वर्टेज, एस्कॉर्बिक अम्ल, इंसुलिन, आरएनए। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 100 नंबर है, इंसुलिन। ठीक है। तो इस तरह से हम 50 क्वेश्चन आप लोग को जीव विज्ञान के बताया, जो कि परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये 50 क्वेश्चन देख करके आप लोग को पढ़ करके कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आप लोग को चाहिए, बनाने हैं कि नहीं, तो इसका हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर अच्छा लगे तो। और जो इसमें कमी लगा होगा आप लोग को तो आप सुझाव दीजिए। जो चीज़ें समझ नहीं आई होगी उसका आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है। तब फिर आप लोग हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे, ताकि आप लोग को नया जैसे ही वीडियो हमारा आए तो आप लोग को मिल जाए। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।